नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज 2 जून है। 4 जून को यानी परसों लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। अब देखिए, हर चुनाव का नतीजा जो है वो आम तौर पर माना जाता है कि ये तय करेगा कि सरकार रहेगी या जाएगी, जो सत्ता में है वो बना रहेगा या हट जाएगा। ये ऐसा चुनाव है जिसमें ये तय ही नहीं होना है। चुनाव से पहले ही तय हो चुका है कि ये सरकार बनी रहेगी। तो चुनाव का नतीजा सबको मालूम है। केवल चुनाव का मतलब सीटों की संख्या जो लोग जानना चाहते हैं उसमें इंटरेस्ट है। अलग अलग अनुमान हैं, अलग अलग दावे हैं। तो उन दावों और अनुमानों का समय अब जो है अब ख़त्म हो रहा है। 4 जून को असली नतीजे आ जाएंगे। जिस नतीजे की मैं बात कर रहा हूँ उसके रिकन्फर्मेशन की अगर कोई ज़रूरत थी तो वो कांग्रेस पार्टी ने पूरी कर दी। कांग्रेस पार्टी ने एग्जिट पोल का बहिष्कार किया कि अपने प्रतिनिधि जो है एग्जिट पोल के बारे में चर्चा के लिए न्यूज़ चैनल्स पर नहीं भेजे। उससे बड़ा स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस को मालूम है कि नतीजा क्या होने वाला है। लेकिन आज मैं नतीजे की बात नहीं करने वाला हूँ कि क्या नतीजा होने वाला है। इस पर कई वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सी बातें कह चुका हूँ। आज मैं बात कर रहा हूं कि 4 जून को नतीजा आने के बाद देश का राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा। मेरा मानना है कि देश की जो राजनीति है उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बदलने वाली है। ये समय समय पर बदलती रही है। आज़ादी के बाद जब शुरू हुई राजनीति, चुनाव शुरू हुए तो कांग्रेस का वर्चस्व था। बाकी पार्टियां कांग्रेस से बहुत पीछे थीं। केवल 1967 में राजा जी की जो पार्टी थी, राजगोपालाचारी जी की स्वतंत्र पार्टी, उसको सबसे अधिक विपक्षी दलों में सबसे अधिक अगर लोकसभा सीट मिली थी तो वो 44 सीट मिली थी। उसके बाद जो है विपक्षी दल का दर्जा पाने लायक सीट जो है जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तब जो है जो सिंडिकेट वाला धड़ा था उसके पास थी। उसके बाद फिर जो है वो 1977 में जब जनता पार्टी शासन में आई तो कांग्रेस पार्टी को 1977 के चुनाव में 150 सीटें करीब मिली थी। उससे पहले कांग्रेस ने कभी ये कंसिडरेशन में ही कांग्रेस के नहीं था। नेहरू, जिनको बहुत बड़ा डेमोक्रेट मानते हैं बहुत से लोग, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि सीटों की संख्या तकनीकी रूप से भले ही कम हो लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता को हम प्रतिपक्ष का नेता का दर्जा देते हैं। ये काम नेहरू ने नहीं किया, ये काम इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया। ये काम जनता पार्टी की जब सरकार बनी तब जनता पार्टी ने किया। इसकी शुरुआत वहाँ से हुई। ये लगातार 10वां लोकसभा चुनाव होगा जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलेगा, स्पष्ट बहुमत अपने दम पर। और ये लगातार तीसरा चुनाव होगा जब कांग्रेस को 100 से कम सीटें मिलेंगी। तो कांग्रेस किस दिशा में जा रही है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि इस चुनाव के नतीजे के बाद जो है यानी 4 जून के बाद जो राजनीति देश की होगी उसका परिदृश्य जो होगा उसमें बीजेपी 50 के दशक की जो कांग्रेस थी जिस तरह से उसका वर्चस्व था उस तरह की वर्चस्व वाली राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। बाकी सभी पार्टियां छोटी हो जाएंगी। जो सबसे अच्छी स्थिति विपक्ष की बनी थी 1967 में राजा जी की पार्टी की, जिसका मैंने जिक्र किया, स्वतंत्र पार्टी का 44 सीट, कांग्रेस उसी के आसपास रह जाएगी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जो है विपक्ष में बनी रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि मैंने अब 2 दिन पहले का जो वीडियो था उसमें बताया था किस तरह से देश के हर राज्य में सिर्फ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को छोड़कर सभी क्षेत्रीय दलों का जो जनाधार है उसमें लगातार कमी आती जा रही है और उसकी सीटों की संख्या भी, लोकसभा की ही बात कर रहा हूँ, भी कम होने वाली है इस चुनाव में भी। तो क्या होगा 4 जून के बाद? 4 जून के बाद जो है नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले लेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। नेहरू के बाद वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। ये सब तकनीकी बातें हैं। ये सब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति में बदलाव क्या होगा। इसका एक छोटा सा संकेत शरद पवार ने कुछ दिन पहले दे दिया था। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हो सकता है कई छोटी पार्टियों का मर्जर हो जाए कांग्रेस में। अब देखिए चुनौती क्या है, इससे समझने में आसानी होगी कि परिदृश्य होगा क्या।
चुनौती ये है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके सामने पहचान का संकट पैदा हो गया है। उनको मालूम है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की राजनीति क्या रही। नरेंद्र मोदी ने आते ही, राष्ट्रीय राजनीति में आते ही, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, यानी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की शक्ति में बहुत तेजी से ह्रास होगा, ये उनका मकसद था। उनका मकसद जो था वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज इस हालत में नहीं है कि वो विपक्षी दलों की एकता की धुरी बन पाए। हालांकि बनना उसी को चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में और विपक्ष की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। तकनीकी आधार पर जो पार्टियां हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जनाधार के आधार पर बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्षेत्रीय दलों के सामने बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी चुनौती है। उनको मालूम है कि मोदी का पहला लक्ष्य था कांग्रेस को ख़त्म करना। ख़त्म करना मतलब, फिर कह रहा हूँ, ख़त्म करना का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है समाप्त हो जाएगी, उसका नाम नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी इतनी अशक्त हो जाएगी कि वो बीजेपी से लड़ने की स्थिति में नहीं रहेगी, जीतने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब क्षेत्रीय दलों का जो समीकरण, जो गठबंधन की राजनीति शुरू हुई 1989 से, उसमें क्या था? हालांकि उसकी शुरुआत एक तरह से जो है वो सम्मिलित सरकारों के समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा समय तक चला नहीं, क्योंकि केवल सरकार बनाने के लिए वो गठबंधन बना था। फिर उसके बाद 1977 में ये महसूस किया गया कि मर्जर इसका जो है हल हो सकता है, गठबंधन नहीं। मर्जर करके देख लिया, वो भी नहीं चला। फिर लौट कर आए गठबंधन पर। क्षेत्रीय दलों को लगा कि अगर हम आपस में मिल जाएं कांग्रेस के खिलाफ, गैर कांग्रेसवाद की जो राजनीति शुरू हुई, गठबंधन की राजनीति, वो तो गई थी 67 में ही, 1967 में ही। उसने ठोस शक्ल अख्तियार की 1989 से। गठबंधन की सरकारें बनी, अलग बात है कि वो चली नहीं, लेकिन गठबंधन की राजनीति चलने लगी। कांग्रेस को भी अपनी जिद छोड़कर गठबंधन की राजनीति के रास्ते पर आना पड़ा। 2004 में अगर कांग्रेस गठबंधन करने को तैयार ना होती तो सत्ता में ना आ पाती। तो 1989 से 2014 तक, इन 25 सालों में गठबंधन की राजनीति फली फूली, और उसका नतीजा ये हुआ, क्षेत्रीय दलों का जो राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप है वो बढ़ता गया। उनकी ब्लैकमेलिंग की पावर बढ़ती गई। आपको याद होगा 2004 जब डीएमके चेन्नई से घोषणा कर रही थी कि हमारा कौन मंत्री बनेगा और उसको क्या विभाग मिलेगा, और दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठा हुआ मुंह देख रहा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस बयान को डिनाई कर दे, कहे कि नहीं, ये मेरा प्रेरोगेटिव है, प्रधानमंत्री का जो है विशेषाधिकार है कि किसे मंत्री बनाना है, किसे क्या विभाग देना है। तो मनमोहन सिंह ये नहीं कर पाए। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए मनमोहन सिंह की शुरुआत कैसी हुई और किस तरह के प्रधानमंत्री थे। आज मैं बात कर रहा हूँ क्षेत्रीय दलों के सामने चुनौती क्या है, बल्कि पूरे विपक्ष के सामने चुनौती क्या है, क्या राजनीतिक परिदृश्य सामने आने वाला है, उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 जून के बाद जो परिदृश्य आपको दिखाई देगा, एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, और वो जनता के जनादेश से होगा, किसी जोड़ तोड़ से, गठजोड़ से नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री की ताकत निर्विवाद रूप से स्थापित हो जाएगी, उनकी जनतांत्रिक ताकत। और उनके विरोधी कहेंगे कि वो अधिनायक, वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि अधिनायकवादी हैं, तानाशाह हैं, और अब 4 जून के बाद और ये अभियान तेज़ हो जाएगा कि देश में जो है अधिनायकवाद आने वाला है। और इस चुनाव में भी ये लगातार विपक्ष की ओर से कहा जाता रहा कि अगर मोदी जीत गए तो ये आखिरी चुनाव होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मोदी जीत जाएंगे, ये तय है, और उसके बाद चुनाव भी होता रहेगा, ये भी तय है। संविधान को कुछ नहीं होने वाला, ये भी तय है, लेकिन देश हित में बड़े कदम उठाए जाएंगे, ये भी तय है। तो क्षेत्रीय दलों के सामने या कांग्रेस सहित सभी दलों, विपक्षी दलों के सामने समस्या जो है वो है अस्तित्व की पहचान की।
क्षेत्रीय दलों ने देखा अभी तक बीजेपी के उभार के बाद से, खासतौर से पिछले 10 साल की राजनीति की बात करें, उनको समझ में आ रहा था कि हम अगर सब मिल जाएं तो मोदी से लड़ सकते हैं। तब भी उनके मन में ये विश्वास नहीं था कि हम मिलकर भी मोदी को हरा सकते हैं, लेकिन ये विश्वास था कि अगर हम मिल जाएं सब तो मोदी से लड़ सकते हैं। देखिए, हार जीत तो तभी होगी जब आप लड़ने की ताकत रखते हो। अगर युद्ध के मैदान में आप जाने से पहले ही हार मान चुके हो तो आप कोई युद्ध नहीं जीत सकते। तो विपक्ष को लग रहा था हम मिल जाएं तो मोदी से लड़ सकते हैं, इसलिए ये गठबंधन बना। उसमें बीच में कांग्रेस ने चालाकी की कोशिश की, राहुल गांधी का नेतृत्व स्थापित करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये गठबंधन बनने से पहले ही इसमें बिखराव ज़्यादा आ गया। इसमें बहुत सी गांठें पड़ गईं और वो आखिर तक गुत्थी जो है सुलझ नहीं पाई। लेकिन अब जो है संकट वास्तविक है। 4 जून के बाद जो दिखेगा वो वास्तविक संकट दिखेगा। क्षेत्रीय दलों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो कांग्रेस के साथ बने रहें या कांग्रेस का साथ छोड़ दें। कांग्रेस के साथ बने रहने का मतलब है कि मोदी का जो पहला लक्ष्य था, कांग्रेस को विपक्ष की धुरी बनने से रोकना, उसकी ताकत इतनी भी रह जाए कि वो धुरी बन सके विपक्षी एकता की। ये लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया है नरेंद्र मोदी ने। अब उनका अगला निशाना, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, होंगे क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्यों में। और ये बीजेपी के खिलाफ बड़ा अभियान चलता रहा, ये बहुत विमर्श ये चलता रहा कि बीजेपी कांग्रेस से तो जीत जाती है लेकिन क्षेत्रीय दलों से नहीं जीतती है। ये चुनाव ये स्थापित करेगा कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों से लड़ भी सकती है और जीत भी सकती है। अब क्षेत्रीय दलों के सामने समस्या ये होगी कि वो एकला चलो की नीति पर चले, अलग अलग लड़कर मोदी से हारे, या फिर जो शरद पवार ने इशारा किया मर्जर का, एक मर्जर का जो है प्रयोग 1977 में हो चुका है, वो नेताओं की महत्वाकांक्षा के कारण चल नहीं पाया। मुश्किल से 2.5 साल में सरकार गिर गई, पार्टी बिखर गई। ये चल पाएगा तब स्थिति जो है, तब जो पार्टियां थी जिनका मर्जर हुआ था वो परिवारवादी पार्टियां नहीं थी, ये याद रखिए। अब ज़्यादातर पार्टियां जो हैं विपक्ष की वो परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं। परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही परिवार है। तो ऐसे में उनका मिलना पहले की तुलना में ज़्यादा कठिन है। लेकिन समस्या ये है कि अगर मिलेंगे नहीं तो जीतना छोड़िए, लड़ने की भी हालत में नहीं रहेंगे। तो दूसरा रास्ता क्या है उनके सामने? दूसरा रास्ता ये है कि कांग्रेस को छोड़ें और भाजपा के साथ आ जाएं। ये जो है मंथन जो है बहुत सी पार्टियों में शुरू हो गया, लेकिन भाजपा के साथ आने से इस बात की गारंटी नहीं है आपकी जो ताकत है वो बनी रहेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उड़ीसा। नवीन पटनायक और बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी का 10 साल में हर कदम पर साथ दिया, लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से बीजू जनता दल पर और नवीन पटनायक पर प्रधानमंत्री और बीजेपी ने हमला किया, वो ये बताने के लिए ये संकेत था बाकी सभी क्षेत्रीय दलों को कि अब तुम्हारा नंबर आ रहा है, अब हम आ रहे हैं आपके पीछे। ये संकेत केवल उड़ीसा में नहीं है, ये संकेत है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को, और आज कह रहा हूँ ये संकेत है तमिलनाडु में डीएमके को। डीएमके में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। आप देखिए कि चुनाव तमिलनाडु में ख़त्म हुए उसके बाद से आपको एमके स्टालिन कहीं जो है विपक्षी गठबंधन की किसी रैली में या किसी बयान में भी आपको साथ दिखाई नहीं दिए हों। तो तमिलनाडु में डीएमके और ख़ासतौर से एमके स्टालिन को चिंता है अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन की। अब उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दे दिया सनातन धर्म के खिलाफ, उसके कारण उत्तर भारत, पश्चिम भारत और नॉर्थ ईस्ट सब जगह उनके लिए जो है स्थान बचा नहीं है। दक्षिण में डीएमके का मानना है, एमके स्टालिन का मानना है कि बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत स्तंभ वो हैं, लेकिन एमके स्टालिन तमिलनाडु से बाहर इस चुनाव में नहीं निकल पाए। उनको अगर ये स्तंभ बने रहना था तो उनको चाहिए था कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते गठबंधन के लिए, वो तेलंगाना में करते, आंध्र प्रदेश में करते, और केरल में तो कर नहीं सकते थे। वो मजबूरी समझ में आ सकती है। केरल में मुश्किल ये है कि तमिलनाडु में उनका लेफ्ट से
और कांग्रेस दोनों से गठबंधन है। केरल जाते तो किसके खिलाफ और किसके पक्ष में वो प्रचार करते, तो इसलिए केरल तो जा ही नहीं सकते थे वो, लेकिन बाकी राज्यों में जा सकते थे, नहीं गए। दूसरा, के अन्नामलाई को जिस तरह से बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो आगे बढ़ा रहा है, के अन्नामलाई की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, वो एम.के. स्टालिन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। के अन्नामलाई को केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रखा बीजेपी ने, उनको कर्नाटक भी भेजा, उनको केरल भी भेजा, उनको आंध्र प्रदेश भी भेजा, उनको तेलंगाना भी भेजा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में, मैं कह रहा हूँ, जिस तरह का संघर्ष आपको पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस चुनाव में दिख रहा है, 2026 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में डीएमके और बीजेपी के बीच में उसी तरह का संघर्ष, उसी तरह की लड़ाई देखने को मिलेगी। इसकी तैयारी बीजेपी कर रही है। ये लोकसभा चुनाव का प्रचार और प्रधानमंत्री का बार बार तमिलनाडु जाना, ये सब केवल लोकसभा के लिए नहीं था, ये तैयारी हो रही है विधानसभा चुनाव की 2026 में जो होने वाला है। तो अब विपक्ष के सामने एक ही मुद्दा है, खास तौर से जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, राज्य सरकार है, कि वो बीजेपी से मिलकर चले। बीजेपी से मिलकर चलने का मतलब है कांग्रेस का साथ छोड़ना। कांग्रेस का साथ छोड़ने का मतलब है कांग्रेस और अलग थलग पड़ जाएगी। तो जो राजनीतिक परिदृश्य मेरी नज़र में उभर कर आ रहा है 4 जून के बाद, वो बिखरा हुआ और बहुत ही कमज़ोर विपक्ष नज़र आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए और ख़ास तौर से राहुल गांधी के नेतृत्व के सर्वाइवल की दृष्टि से देखें तो बहुत कठिनाई है। अगर विपक्षी दल साथ नहीं आते, जिसकी कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी ने की कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही विपक्ष को मना लिया जाए राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए, वो हो नहीं पाया, और चुनाव नतीजे के बाद तो ये संभव ही नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर से सवाल उठेंगे। G23 एक बना था, राहुल गांधी के खिलाफ ही बना था। उन्हीं के नेतृत्व और उनकी राजनीति की शैली को लेकर सवाल उठाए गए थे। कहा गया था या तो आप फुल टाइम पॉलिटिशियन बनिए या हटिए। अब कोई बचा है कांग्रेस में जो इस तरह का सवाल उठा सके, इस पर मुझे संदेह है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं में भले ही कोई न बचा हो, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, समर्थक वर्ग है, उसमें बेचैनी बढ़ती जा रही है और 4 जून के बाद ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, उसका जो है विस्तार और तेज़ी से होने जा रहा है 2004 के बाद। तो जो 50 के दशक में कांग्रेस की स्थिति थी, उससे बेहतर स्थिति बीजेपी की होने जा रही है। अगले 5 वर्ष भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट होगा राजनीति में इन 5 सालों में। इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती हुई दिखाई देगी और विपक्ष और कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। तो पॉलिटिक्स में हो या कहीं और हो, कहीं वैक्यूम रहता नहीं है। तो मेरा मानना है कि देर सवेर कोई ना कोई, किसी न किसी नई पार्टी का उदय होगा जो विपक्ष में कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश करेगी। 2-3 साल पहले तक भी लगता था कि शायद वो पार्टी आम आदमी पार्टी होगी, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल उठ गया है कि वो पार्टी बचेगी भी या नहीं। कांग्रेस की जगह लेने का तो कोई सवाल ही नहीं बचा है। तो ऐसे में 4 जून के बाद विपक्ष की चुनौती और कड़ी और बड़ी होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता जो है सुगम होने वाला है, लेकिन खतरे बहुत हैं, रास्ते में अवरोध बहुत हैं और कई अवरोध ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद पैदा किए हैं, जैसे बाहर से लोगों को जो लाए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और ख़ास तौर से जो पहले से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनके मन में एक खटास आ गई है। इसको भाजपा कैसे दूर करेगी, कैसे इससे निपटेगी, ये एक प्रश्न होगा और बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 जून के बाद रास्ता बहुत सुगम है। सरकार की दृष्टि से रास्ता बहुत सुगम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, होता ये है, आपने क्रिकेट में या दूसरे खेलों में भी देखा हो कि जो टीम की कमज़ोरी होती है, वो जब टीम हार जाती है तो बढ़ चढ़ कर सामने आती है,
लेकिन जब टीम जीत जाती है तो कमजोरियां छुप जाती हैं, उनकी कोई बात ही नहीं करता है। यही होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ये सबसे बड़ा खतरा है भाजपा के लिए। तो आप मानकर चलिए, अब मुझे नहीं मालूम कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो उसकी नज़र इस पर है या नहीं, इसके लिए कोई योजना है या नहीं, इसको कैसे ठीक किया जाएगा, इसका कोई रोड मैप है या नहीं, ये मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो समस्याएं आ सकती हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो रास्ता जो है दोनों पक्षों के लिए बहुत आसान 4 जून के बाद नहीं है। लेकिन देश की दृष्टि से देखें, आप राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से देखें, दुनिया में भारत का जो स्थान है उसकी दृष्टि से देखें, तो अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। भारत तेजी से तरक्की करने वाला है, कर भी रहा है। दुनिया में भारत का सम्मान जो बढ़ा है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वैश्विक पहचान, उनकी जो वैश्विक ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। सरकार ज़्यादा दमखम के साथ काम करने वाली है। बड़े आर्थिक सुधार होंगे, प्रशासनिक सुधार होंगे, और मेरा मानना है कि शायद न्यायिक सुधार का भी समय आ गया है। होगा कि नहीं, ये 4 जून के बाद सरकार जब चलेगी जिस तरह से, उससे अंदाज़ा लगेगा। लेकिन उसका समय निश्चित रूप से आ गया है। तो विपक्ष के लिए 4 जून के बाद का जो परिदृश्य है वो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। रोशनी की कोई किरण अभी तक नज़र नहीं आ रही है। क्या समय विकल्प पैदा करेगा, ये एक सवाल है जिसका जवाब समय ही दे सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।